दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं वालों के लिए मैथ का ऐसे इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके भी मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप इस बार मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सही मोबाइल स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। ऐसे क्वेश्चन मैट्रिक एग्जाम में 100% है कि एक नंबर में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है, या ऐसे सवाल पूछे जाते हैं इनमें से कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया है √64/36, ऑप्शन बी में दिया गया है √81, ऑप्शन सी में दिया गया है √15 और ऑप्शन डी में दिया गया है √49/9। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिख सकते हैं। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन 2 में निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। तो दोस्तों, बहुपद ना होने का शर्त सबसे पहले आप सभी को जानना होगा। तो आसान भाषा में समझेंगे आप कि कोई भी ऐसा चर है जो रूट के अंदर हो तो समझ लीजिए कि यह बहुपद नहीं होगा। कोई भी ऐसा चर हो जिससे पावर में दिया गया हो 1/2 या 3/2, या कोई भी ऐसा अंक है जो पावर में दिया गया हो तो समझ लीजिए कि यह बहुपद नहीं होगा। कोई भी ऐसा चर हो जो बट्टा में दिया गया हो, एग्जाम्पल के तौर पे 1/x, 3/x, 4/x इस प्रकार से दिया गया होगा तो समझ लीजिए कि ये भी बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन से देखिएगा तो ये रैखिक बहुपद है, जो कि इसमें चर में ना ही रूट में है, ना ही बट्टा में है, ना ही स्क्वायर में है। ऑप्शन बी को देख लीजिए, वाई पे स्क्वायर है, ना ही ये चर बट्टा में है, ना रूट में है और ना पावर में है, तो ये भी आपका बहुपद है। ऑप्शन सी को देखेंगे ना तो देख लीजिए चर रूट में है। हम आज सभी को बता दिए हैं अगर चर रूट में हो तो समझ लीजिए कि यह बहुपद नहीं होगा। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन 3 में कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप सभी को एक समकोण त्रिभुज इस प्रकार से बनाना होगा, जिसमें ये हो जाएगा ए का मान, ये हो जाएगा बी और सी। तो यहाँ पे दिया गया है कि साइन थीटा बराबर 3/5 दिया गया है। ठीक है, आपसे पूछा गया कॉस थीटा का मान। तो सबसे पहले आप ये लिखेंगे कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है P/H, अर्थात P को हम लोग बोलते हैं लंब और H को बोलते हैं कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण। तो ये होता है P का मान, ये होता है B का मान और ये होता है H यानी कर्ण का मान। तो P का मान क्वेश्चन में कितना दिया गया है, तो 3 दिया गया है। H का मान कितना दिया गया है, तो 5 दिया गया है। उसके बाद में B का मान नहीं दिया गया, तो सबसे पहले हम लोग B ज्ञात करेंगे। B ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है √(h² - p²। तो इसका मान देख लीजिए 5 है, तो 5 के स्क्वायर कर दीजिएगा तो 5 4 25 हो जाएगा। और P का मान कितना है, तो P का मान 3 है, 3 का स्क्वायर कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 तिहाई 9 आप लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना होगा कि 25 में से 9 को माइनस करना होगा। 25 में से 9 को माइनस कीजिएगा तो 16 हो जाएगा, और 16 का वर्गमूल कितना होता है, तो 4 होता है। तो इस प्रकार से B का मान हमारा कितना आ गया है, तो B का मान हमारा 4 आ गया है। प्रश्न में बोला गया था कि कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H, तो B का मान हम लोग ज्ञात किए हैं 4 और H का मान पहले से क्वेश्चन में मौजूद था 5, यानी क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब आएगा ना वो 4/5 होगा। चलिए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं। तो अगर आप ऑप्शन ए को देखें तो 4/5 दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखने से पहले आप सभी को बता दें कि आप चाहते हैं कि कक्षा 10वीं का सर्विस रेट का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर के साथ PDF फ्री में डाउनलोड करना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल एप्लीकेशन के साथ साथ एक वेबसाइट का लिंक दिया गया है जिसका नाम है questionforexam.com। तो आप questionforexam.com नामक वेबसाइट पे जाके कक्षा 10वीं का सर्विस रेट का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर के साथ PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे जाकर आप अपना ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं।
उसके बाद में अगला सवाल है, यदि 2 cos थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पे थीटा का मान पूछा गया है। तो यहाँ पे दिया गया है कि 2 cos थीटा बराबर √3। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा बराबर √3। तो यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 गुना में था जिसे हम लोग छोड़ चुके हैं। तो गुना वाली संख्या बराबर को उधर जाकर भाग में चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे 2 गुना में है, बराबर को उधर जाकर ये क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। और उसके बाद में आपको ये याद करना होगा कि आखिर cos में कितने डिग्री का मान √3/2 होता है। तो यहाँ पे साइन रहता तो क्वेश्चन का सही जवाब 60 डिग्री होता, चूँकि साइन में 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। लेकिन यहाँ पे cos दिया गया है और cos में 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। यानी क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ना वो ऑप्शन सी होगा, √3। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 5 में कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे 4 घटना दिया गया है, इसमें से आप सभी को बताना होगा कि कौन ऐसी घटना है जिसकी प्रायिकता हो ही नहीं सकती है। तो माइनस वाला कोई भी संख्या हो तो समझ लीजिए कि माइनस वाली संख्या नामक घटना की प्रायिकता कभी नहीं होती है। प्रायिकता से रिलेटेड मैट्रिक एग्जाम में 100% 1 नंबर को तो सवाल आपके मैट्रिक एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। कई बार 2 सवाल पूछे जाते हैं। अब सवाल पूछे कैसे जाते हैं, तो पूछा जाएगा कि इनमें से किस घटना की प्रायिकता नहीं होगी। तो एक चीज़ याद रखना होगा कि प्रायिकता का जो अधिकतम मान होता है वो 1 होता है। यानी कोई भी प्रायिकता का मान आता है ना वो 1 से कम आता है या 1 के बराबर आता है। 1 से बढ़कर कोई भी प्रायिकता का मान नहीं होता है। निश्चित तथा संभव घटना की प्रायिकता 1 होता है। उसके बाद में असंभव घटना या अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होता है। तो ये सभी सवालों का जवाब आप सभी को याद करके ही मैट्रिक एग्जाम देने जाना चाहिए। है दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन 6 में कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। यहाँ पे त्रिज्या को 2 गुनी करने की बात कहा जा रहा है, यानी r का मान की जगह पे 2r रखना है, यानी 2 गुनी रखना है। उसके बाद में पुराने तथा नए वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात हमें ज्ञात करना होगा। आप सभी को बता दें कि अगर इसका त्रिज्या 2 गुनी कर देंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। तो यहाँ पे πr² की जगह पे क्या होगा, π2r²। ठीक है। उसके बाद में इधर क्या होता है, πr² होता है। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r² से r² एक मरतबे कैंसिल हो जाएगा और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 दूनी 4 होता है। ठीक है। तो इधर बचेगा 4 और इधर बचेगा 1, यानी क्वेश्चन का सही जवाब 4:1 आना चाहिए। चलिए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं। तो ऑप्शन सी में मौजूद है 4:1, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। है दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन 7 में कि बिंदु -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी क्या होगी। तो दूरी ज्ञात करना तो काफ़ी सिंपल होता है। इसके लिए आपको एक फार्मूला का यूज़ करना होगा, वो होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस में होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद वाला स्टेप में आप क्या करेंगे कि आपको चाहिए x2 का मान। तो x2 का मान -1 दिया गया है तो -1 लिखिएगा और -x1 का मान। तो x1 का मान ध्यान दीजिए -5 दिया गया है, तो माइनस माइनस मिलकर +5 हो जाएगा। इसको आपको स्क्वायर करना होगा, फिर प्लस y2 का मान। तो y2 का मान यहाँ पे 3 दिया गया है तो आप 3 लिख लीजिएगा। उसके बाद में -y1 का मान, तो y1 का मान यहाँ पे 7 है तो आपको भी यहाँ पे 7 लिख देना होगा। उसके बाद लास्ट में आप क्या करेंगे कि -1 का +5 मिलकर क्या होता है कि मान लेते हैं किसी व्यक्ति के पास 1 रुपया कर्ज है, उसे कहीं से 5 रुपया अपराध होता है, कर्जदार को 1 रुपया दे भी देगा तो उसके पास 4 रुपया बचेगा और 4 का स्क्वायर कितना होगा, तो 4 का 16 हो जाएगा। उसी प्रकार से 3 में से आप सभी को 7 को माइनस करना होगा, तो 7 में से 3 को माइनस कीजिएगा तो 4 बचेगा, लेकिन 3 में से 7 को माइनस कीजिएगा तो -4 बचेगा। तो -4 का स्क्वायर भी 16 होता है और +4 का स्क्वायर भी 16 होता है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस रहता है। तो यहाँ पे आप 16 लिख सकते हैं। उसके बाद में 16 को ऐड कर लीजिए तो 32 हो जाएगा। और 32 का रणखंड कैसे करना है, तो 4 का 16 और 16 दूनी 32 होता है। तो डबल 4 का 1 4 रूट से बाहर निकलेगा और 1 √2 बच जाएगा, यानी 1 जो 2 होगा वो रूट में होगा और डबल 4 का 1 4 बाहर आ जाएगा। तो चलिए ऑप्शन के माध्यम से देखते हैं कि 4 √2 दिया गया है या नहीं। तो अगर आप ऑप्शन सी को देखें
तो 4√√2 दिया जा चुका है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है उसमें 8 में कि बाह्य स्पर्श करने वाली दो वृत्त के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। बाह्य स्पर्श का देखिए, बाह्य का मतलब होता है बाहरी, स्पर्श का मतलब होता है छूना, यानी बाहर से छूने वाली दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। और यहाँ पे उभयनिष्ठ जो शब्द आया है, उभयनिष्ठ का मतलब होता है दोनों में। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक वृत्त है और यहाँ पे भी एक वृत्त है, तो इसको बाहर से कोई वो स्पर्श रेखा इसको छुएगी तो इस प्रकार से ये पहला स्पर्श रेखा हो गया। उसके बाद में वो बीच में छुएगी तो ये कितना हो जाएगा दूसरा स्पर्श रेखा हो गया। उसके बाद में एक स्पर्श रेखा नीचा होगा जो दोनों में उभयनिष्ठ होगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जब हम लोग दो वृत्तों को आपस में स्पर्श कर रहे हैं, बाहर से स्पर्श रेखा खींच रहे हैं ना, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा यानी दोनों में स्पर्श रेखा कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। यानी क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा 3। उसके बाद में अगला सवाल है उसमें 10 में कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। मैट्रिक एग्जाम में कई बार रैखिक बहुपद पूछा जाता है, कई बार द्विघात, तो कई बार त्रिघात पूछा जाता है। ऐसे सवालों का तो क्वेश्चन में ही आंसर रहता है। आप इसका जैसे ही क्वेश्चन पढ़ेंगे फटाक से आंसर आपको मालूम हो जाना चाहिए। देखिए दिया गया कि द्विघात, द्विघात के मतलब ही होता है कि दो घात, द्विघात यानी दो घात। तो द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या कितना होगा, तो द्विघात यानी 2 हो जाएगा। त्रिघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, तो त्रिघात बोलते हैं। त्रि का मतलब 3 होता है तो 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो रैखिक का माने होता है एक घात वाला बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। और जिन बहुपद पे शून्यकों की संख्या शून्य होती है उसे हम लोग शून्य घात बहुपद कहते हैं। उसके बाद में अगला सवाल देख लीजिए, कुछ में 10 में दिया गया है यदि बहुपद px में दिया गया है x² - 2x + 5 के शून्यक, यहाँ पे हाइड हो चुका है अल्फ़ा × बीटा है, तो 1/अल्फ़ा और 1/बीटा का मान ज्ञात करें। तो ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए सबसे पहले आपको 1/अल्फ़ा और 1/बीटा को सॉल्व करना पड़ता है। तो अल्फ़ा बीटा का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो अल्फ़ा × बीटा हो जाएगा, और ऊपर बट्टा का जोड़ बनाइएगा तो अल्फ़ा + बीटा हो जाएगा। आज सभी को मालूम होगा कि अल्फ़ा + बीटा का फार्मूला -b/a होता है और अल्फ़ा × बीटा का फार्मूला c/a होता है। a से a कट जाएगा तो बचेगा -b/c। उसके बाद में आप क्या करेंगे कि आपको चाहिए -b का मान, तो b का मान अगर क्वेश्चन में आप देखेंगे ना तो -2 दिया गया है, ठीक है। तो माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। उसके बाद में आपको चाहिए c का मान, तो c का मान यहाँ पे कितना होगा, तो 5 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब 5/2 आएगा। कब, जब 1/अल्फ़ा + 1/बीटा का मान ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन में पूछा जाएगा तब। लेकिन यहाँ पे 1/अल्फ़ा ना देकर यहाँ पे बोला गया था कि अल्फ़ा + बीटा का मान क्या होगा। तो दोस्तों अल्फ़ा + बीटा को हम लोग शून्यकों का योगफल यानी योग कहते हैं, जिसका फार्मूला होता है -b/a। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि -b का मान, तो माइनस यहाँ पे भी है और b का भी मान माइनस में ही, तो माइनस और माइनस मिलकर केवल प्लस हो जाएगा 2, और 1 का तो मान क्वेश्चन में दिया नहीं गया है तो हम लोग 1 मानेंगे। 2 में 1 से भाग लगा दीजिएगा तो 2 होगा। तो इस प्रकार से शून्यकों का योगफल का क्वेश्चन का सही जवाब कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो हे दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आज सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हे दोस्तों मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूँगा अगले वीडियो में नए वीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।